हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को। तो आज मैं एक ऐसे फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसके अंदर कुछ दोस्त ऐसा भयानक गेम खेलते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हम चार दोस्त एरिका, जेम्स, क्रिस्टी और एलेक्स के ग्रुप को देखते हैं जो अभी रीयूनाइट हुए थे। अब उनमें से एरिका उनको 100 कैंडल्स गेम्स के बारे में बताती है और तभी उनको खेलने के लिए भी बोलती है। उसका कहना था कि ये गेम लोगों को उनके डर पर काबू पाने के लिए या फिर कहो तो बहादुरी साबित करने के लिए होता है। इस गेम को एक समुराय और उनकी वाइफ ने खेला था, जहाँ वाइफ ने शीशे के सामने सुसाइड कर लिया था और अपनी वाइफ के गम में उस समुराय ने भी सुसाइड कर लिया। और वो समुराय कपल इस गेम को खेलने वाले लोगों को दिखाई देते हैं। इस गेम में जिनकी किस्मत ठीक होती है वो तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनके सबसे भयानक सिचुएशन से सामना करना होता है। अब एरिका कैंडल बुझाकर वापस आती है आईने के सामने और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है। अब एलेक्स एक हॉरर स्टोरी सुनाना चालू करता है और हम देखते हैं कि एक लड़की को जंगल में भागते हुए, जो कि किसी चीज से डरकर भाग रही थी। अब उसको जंगल में एक सीसा पर लड़की दिखाई देती है। अब जंगल से आने वाली लड़की सीसा वाली लड़की के साथ बैठ जाती है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ जंगल से आई हुई लड़की बोलती है कि वो एक चुड़ैल से डरकर भाग रही थी। अब पहले लड़की दूसरी लड़की से बोलती है कि उसने जंगल में विच के बारे में सुना है जो लोगों को मार कर खाती है। इस पर दूसरी लड़की कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। अब पहले लड़की अचानक से दूसरी लड़की पर कूद पड़ती है उसको खाने के लिए, लेकिन तभी दूसरी लड़की का पिता पहली लड़की को बंदूक से गोली मार देता है। पहली वाली लड़की अपने पिता से बोलती है कि उसको किसी का खाना बनना पसंद नहीं है, जिस पर उसका फादर बोलता है कि वो सच में चेक कर रहा था कि पहली वाली लड़की विच है भी या नहीं। अब वो दोनों उस मरी हुई लड़की को देखकर कहते हैं कि वो स्वाद में अच्छी ही होगी। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो आईने के सामने खड़ा था और अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। हम उसके पीछे एक सफेद कपड़े से ढके हुए पुतले को हिलता हुआ देखते हैं, लेकिन एलेक्स इसको इग्नोर करके भाग जाता है। अब स्टोरी सुनने की बारी क्रिस्टी की थी, जो कि उसके ही सिटी की रियल स्टोरी होती है। अब सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने ही घर के दरवाजे से बाहर जा रहा था, पर उसका पिता उसको बाहर जाने से रोक लेता है। वो अपने बेटे को एक हिरन की लाश दिखाते हुए बोलता है कि बाहर बहुत से बुरे लोग हैं जिनसे उसको खतरा है, वो बाहर ना जाए, जिस पर वो लड़का डर कर सॉरी बोलता है। उसका फादर बोलता है कि हमको साथ रहना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत भयानक है, बाहर खतरा है। अब कुछ देर में अगले सीन में उस लड़के को मील लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे खिड़की के बाहर से एक आवाज आती है और सफेद धुआं धुआं फॉग जैसा कुछ दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और अपने पिता से बोलता है कि वो बाहर वाले लोगों ने उसको सूंघ लिया है। उसका पिता उसको बोलता है कि बाहर रहने वाले लोग फॉग डिमन हैं और उनकी गंध उस लड़के पर से आ रही है। आगे आने वाले सीन में हम देखते हैं कि दोनों खेल रहे हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है। पिता गन को लोड करने लगता है और बाहर चला जाता है। अब वो लड़का खिड़की से बाहर जाकर देखता है जहाँ उसकी एक औरत डिमोनिक फिगर हंट कर रही थी और वो लड़का स्टोर रूम में जाकर प्रार्थना करने लगता है। सुबह उस लड़के की नींद खुलती है और वो अपने पिता को घर पर नहीं देखता, तो बाहर जाकर देखने लगता है। तभी उसको बाहर एक फॉक स्पून गिरा हुआ मिलता है। तभी उसका पिता उससे पूछता है कि वो बाहर क्यों आया, और तभी उनको खेतों के बीच में से कोई आता हुआ महसूस होता है और वो लोग भागकर घर में छुप जाते हैं। जहां अपने बेटे को स्टोर रूम में छुपाकर उसका पिता बोलता है कि भगवान उसको माफ करे और उसने बहुत से पाप किए हैं, और वो खुद को गोली मार लेता है। तभी बाहर दरवाजे से अंदर आता हुआ धुआं धुआं दिखाई देता है और हम कुछ मिलिट्री के आदमियों को उस लड़के को सुरक्षित तरीके से बाहर लाता हुआ देखते हैं, जहां पर एक कपल उस लड़के को देखकर इमोशनल हो जाता है और कपल में से हस्बैंड आकर उस लड़के को रोते हुए अपने सीने से लगा लेता है। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो लड़का एक्चुअली उस कपल का बेटा था और जो आदमी उस लड़के को अपने घर पे रखा हुआ था वो एक किडनैपर था, और रात में जो डेमोनिक फिगर उस लड़के ने देखी थी वो दरअसल में उसकी माँ थी जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अब बारी थी क्रिस्टी की, तो वो भी आईने के सामने जाकर अपने कैंडल हाथ में लेकर अपनी माँ का नाम लेते हुए उनको बुलाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं आता और वो इससे दुखी हो जाती है। तभी उसको पीछे से एक बिल्ली की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर वापस आईने में देखती है तो वहाँ उसको उसके चेहरे पर विच लिखा हुआ दिखाई देता है, और जब उसके फ्रेंड्स उसको संभालने आते हैं तब उनको उसके चेहरे पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जेम्स एक स्टोरी सुनाना चालू करता है
और वो काली आंखों वाले बच्चों की स्टोरी सुनाता है। और आगे हम स्टोरी में देखते हैं एक लेडी को जो बेड पर थी और उसको ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। तभी उस लेडी को अपने घर के नीचे वाले रूम में ग्रामोफोन की आवाज आने लगती है। वो देखने नीचे जाती है जहाँ एक लड़का उसको दिखाई देता है, पर फिर वो गायब हो जाता है। वो औरत डरते हुए वापस अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे से डरा कर भाग जाता है। और जब वो लेडी नीचे जाती है तो वो फिसल कर गिर जाती है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी उससे दूर चला जाता है। उस लेडी को वो लड़का सामने बैठा हुआ दिखता है और धीरे धीरे उस औरत की हालत खराब होने लगती है। अब ऐसा होने लगता है कि उसकी सांसें और कम हो जाती है और उसके गले से एक चिड़िया जैसा कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम उसके पीछे डेमोनिक फिगर को भी देखते हैं जो उस लेडी को धीरे धीरे अंधेरे में खींच लेता है। अब हम जेम्स को आईने के सामने मोमबत्ती बुझाते हुए देखते हैं जहां अचानक उसके पास एक ईंट आता है और उस पर एक लेटर भी था जिस पर लिखा हुआ था कि चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जेम्स लेटर को लेकर बाहर जाता है जहां पर वो लेटर चेंज हो जाता है। अब अगली कहानी में एलेक्स सुनाता है जिसमें वो बताता है कि एक औरत को जिसकी अचानक नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बड़ी बेटी जून खून से लथपथ है। वो औरत डर जाती है और अचानक से अपनी छोटी बेटी जिसका नाम कैटी होता है वहां भाग जाती है, जहां उसको एक क्रिएचर दिखाई देता है जो पास आते हुए कैटी को खाने ही वाला था। पर हिम्मत के साथ लेडीज उस क्रिएचर पर वार कर देती है और अचानक से हम देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं था। जून ये सब देखकर डर जाती है और बोलती है कि ये सब फिर से हो रहा है और वहां से भाग जाती है। वो लेडी भी उसके पीछे आती है जहां जून बाथरूम में छिप जाती है। लेडी बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगती है और जून वहां पर कुछ कैप्सूल को ढूंढने लगती है। उसको कैप्सूल मिल जाता है पर वो कैप्सूल उसके हाथ से गिर जाती है। वो लेडी अंदर झांक कर देखती है तो उसको एक क्रिएचर जून के पीछे दिखाई देता है और वो लेडी आकर जून को ही मार देती है। एक्चुअली वो लेडी एक मेंटल पेशेंट थी और उसने अपनी बेटियों को अपने मेंटल इलनेस की वजह से मार डाला था। अब हम क्रिस्टी को देखते हैं जो आईने के सामने कैंडल बुझाने आई थी और तभी उसको एक ओल्ड लेडी जिसके चेहरे पर घाव थे वो दिखाई देती है, जिससे डरकर क्रिस्टी बाहर भाग जाती है। वो लोग गेम छोड़ने की बात करते हैं लेकिन वो लोग गेम नहीं छोड़ सकते थे। अब नेक्स्ट स्टोरी जेम्स सुनाता है जिसमें दो फ्रेंड्स नताशा और नीना की थी। कहानी में हम देखते हैं कि नताशा को जो कि एक ताबूत में बंद थी वो खुद को कॉफिन में देखकर घबरा जाती है। तभी वहां पर एक फोन भी मिलता है। उस फोन में सिर्फ एक ही कांटेक्ट था जो उसके फ्रेंड नीना का था। अब वो नीना से हेल्प मांगने लगती है जहां नीना बोलती है कि उसके फ्रेंड नताशा की तो डेथ हो चुकी थी और तुम कोई और हो। नताशा नीना से हेल्प मांगती है जहां नीना उल्टे सीधे सवाल उससे पूछती है। अब नीना उससे बोलती है कि नताशा ने नीना के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखी थी और नताशा को इस चीज की सजा मिल रही है। नीना ने ताबूत के अंदर एक चूहा भी छोड़ा हुआ था जो नताशा को नुकसान कर रहा था। अब हम जमीन के बाहर नीना को देखते हैं जो जमीन की मिट्टी ठीक करके वहां से चली जाती है। अब फिर से जेम्स को दिखाया जाता है जो आईने के सामने कैंडल बुझाने जाता है, लेकिन वहां उसको वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो क्रिस्टी को दिखी थी और वो डर कर बाहर आ जाता है। उन चारों की वहां बहुत बहस होती है। अब ये एक गेम नहीं कुछ और ही बन चुका था सीरियस रूप से, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वे लोग गेम नहीं छोड़ सकते थे। अब एलेक्स स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि ये स्टोरी प्रिस्ट की है और एक यंग प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में है। अब हमें प्रिस्ट को बोट से एक टाउन में आता हुआ दिखाया जाता है। प्रिस्ट ब्रेकिंग्स नाम की एक फैमिली के पास जाता है जहां वो यंग वुमेन थी। ब्रेकिंग्स की बेटी प्रेग्नेंट थी और एक डेमोनिक पोजीशन में थी जिसका इलाज करने वो प्रिस्ट आया था। वो प्रिस्ट अपना नाम गैरी बताता है और मिस्टर ब्रेकिंग्स उससे फादर एंड्रियो के बारे में पूछते हैं, जिस पर गैरी बोलता है कि फादर एंड्रियो नहीं आ सकते। अब गैरी अंदर जाकर उस लड़की को देखने लगता है जो पोजेस्ट थी। गैरी उसको देखता है जहां वो अचानक प्रोजेस्ट होकर चिल्लाने लगती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। गैरी ब्रेकिंग्स कपल से पूछता है कि बच्ची का पिता कौन है। इसके बारे में ब्रेकिंग्स को कुछ भी नहीं पता था। अब गैरी अपना रिचुअल करने के लिए उस लड़की के रूम में जाता है जहां वो लड़की अपने पिता के ही गाल पर काट लेती है। गैरी उसकी उंगली पर कट लगाकर एक छोटी बोतल में उसका ब्लड निकाल लेता है और लाइटर से बोतल को गर्म करते हुए कुछ बोलने लगता है। वो लड़की गैरी पर भी हमला करती है पर उसका पिता उसको पकड़ लेता है और गैरी अपना रिचुअल पूरा करता है। अब उस लड़की को पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो एक लड़की को जन्म देती है। गैरी ब्रेकिंग्स कपल से बोलता है कि वो बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। अब हम गैरी को बोट पर देखते हैं
जो उस ब्लड की बोतल को तोड़ देता है और वो लड़की वापस पोजीशन पे आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ही मार डालती है। वहाँ पर अब असली प्रिस्ट गैरी और एंड्रियो आते हैं जो उस लड़की को देखकर डर जाते हैं। एक्चुअली वो प्रिस्ट गैरी जो लड़की के इलाज के लिए वहाँ आया था वो सेटन था और वो बच्चा उसी का था। सेटन ने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए और अब वो अपने बच्चे को ले चुका था। इधर एरिका, क्रिस्टी और जेम्स एलेक्स का बाहर इंतजार करते हैं पर वो बाहर नहीं आता। जेम्स एलेक्स को ढूंढने जाता है जहाँ उसको एलेक्स कहीं नहीं मिलता। वो इस चीज से डर जाते हैं और इसलिए अब वो सभी इस गेम को जल्दी खत्म करना चाहते थे। अब क्रिस्टी एक कहानी सुनाती है जहां वो एक लड़की के बारे में बताती है। इस स्टोरी में हम एक लड़के को पुल के पास बैठकर एक डेड पर्सन की फोटो भेजता हुआ देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की को जो रिसेंटली एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी वो लड़की अपने अपार्टमेंट की फोटो खींचने लगती है। फिर वो लड़की अपने फोन से खींची हुई फोटो चेक कर रही थी तभी उसे उसकी खुद की पिक दिखाई देती है जो उसकी सोते हुए फोटो थी। वो लड़की इस चीज से बहुत डर जाती है क्योंकि वो उस घर में अकेली रहती थी और वहाँ पर फोटो निकालने वाला भी कोई नहीं था। वो लड़की अपने फ्रेंड्स एडम को ढूंढने नीचे जाती है जहाँ एडम का अपार्टमेंट लॉक था। वो लड़की वापस आ जाती है और कुछ बातों को रिमाइंड करने लगती है। वो सोचती है उस लड़की के बारे में जिसको हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में वो लड़की नहा रही होती है और नहाने के बाद वो अपने फोन में खुद की फोटोज को देखती है। वो इस चीज से बहुत डर जाती है और घर से भाग जाती है। कार के पास आने पर उसको महसूस होता है कि उसने तो चाबी घर से ली ही नहीं और इसलिए कार की चाबी लेने वापस अपार्टमेंट जाती है। घर पर उसको बाथरूम का लाइट ऑन मिलता है और वो बाथरूम चेक करने जाती है जहां उसको पैरों के निशान मिलते हैं। वो बाहर आकर बिस्तर पर देखती है जहां पर उसको एक शर्ट मिलती है जो उस लड़के की थी जिसको हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। अब अचानक से उस पर इनविजिबल चीज हमला करती है और वो बाथरूम में छिप जाती है जहां एक हाथ उस पर अटैक करता है। अगले दिन में हम पुलिस ऑफिसर्स को उस लड़की की डेड बॉडी के पास देखते हैं जहां पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन की फोटोज ले रहे थे। अब क्रिस्टी एरिका से बोलती है वो गेम को खत्म करे और एरिका गेम की लास्ट स्टोरी सुनाने लगती है। वो बोलती है कि बहुत वक्त पहले एक 11 साल की लड़की जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी वो अपनी दादी के पास रहने के लिए आई थी। उसकी दादी उसको एक बुक देती है जो डार्कनेस और कुछ अलग चीजों के बारे में थी। उस लड़की की पड़ोसी को उसकी दादी पर शक होता है कि वो कोई ब्लैक मैजिक कर रही है और एक दिन वो लड़की कैंप से वापस घर आती है तो वो अपनी दादी को मरी हालत में देखती है जिसका चेहरा उसकी बिल्ली ने खा लिया था। लड़की जब अनाथालय से निकलती है तभी वो अपनी दादी के घर आई थी जहाँ उसकी वही 100 कैंडल्स गेम की बुक मिलती है और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पड़ोसी के बच्चों को इस गेम की मदद से सजा देगी। और दोस्तों यहाँ पर असलियत का पर्दा फाश होता है और हम समझ जाते हैं कि वो लड़की एरिका ही थी और वो अपनी दादी की मौत का बदला ले रही थी। अब हम देखते हैं कि जेम्स अचानक गायब हो जाता है और उसकी चीख सुनाई देती है और इधर क्रिस्टी हॉल में अकेली थी जिसको एरिका की दादी आकर मार देती है और बस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताइए ये फिल्म आपको कैसी लगी? मैं तो बस इतना कहूंगी कि इस स्टोरी का एक्सप्लेन करने के बाद मेरा मानना तो ये है कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एरिका की दादी के जो पड़ोसी थे वो यही सब बच्चे थे जो एरिका के साथ गेम खेल रहे थे। एरिका ने अपने दादी माँ के स्पिरिट को बदला लेने के लिए बुलाया था और बस उन्होंने अपना बदला पूरा किया। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।